हम लोग पिछले लेक्चर में प्रोकैरियोट्स के ओरिजिन साइट जो है, रेप्लिकेशन ओरिजिन, उसको देख रहे थे। आज उसके ही कुछ हिस्से, कुछ टैक्टिकल जानकारियां, उसके साथ कुछ क्वेश्चंस, इन सबको हम लोग अभी देखेंगे। जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहा है वो टॉपिक है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, इन इकोलाई। इकोलाई में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देख रहे हैं। इसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं ओरीसी, यही हम इसे कहते हैं। एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का अगर हम एक डायग्राम बनाएं देखने के लिए, ठीक है, तो आप लोग भी अपना कलम हिलाइए और साथ में ही इस डायग्राम को बनाइए, ठीक है। ये जो है डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट, इसको कहते हैं लोग। अब आप देखिए, तीर का निशान में हम बताएंगे क्या है ये। सावधानी पूर्वक कोई डायग्राम बनाना चाहिए ताकि उसके फैक्ट्स जो है वो आसानी से समझ में आए कि ये क्यों ऐसा बनाया गया है। ये सब अलग अलग जोन है जिसको हम इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, ये बनते जा रहा है डायग्राम। और अलग अलग कलर हम बना रहे हैं ताकि आपको सहूलियत रहे समझने में। ये बनकर तैयार हो गया डायग्राम। और जब इसका लेबलिंग करते हैं तो ये यहां से लेकर ये जो तीनों कंजिक्यूटिव तीर हैं, इसे हम लोग बोलते हैं DUE, डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट। इसे हम लोग कह रहे हैं R1, ये हो गया R5, ये हो गया R2, ये हो गया R3 और ये हो गया R4। इस तरह से 5 ये R एलिमेंट है। R का मतलब होता है कि हर एक में 9 न्यूक्लियोटाइड का बेस पेयर्स का एक सीक्वेंस है, वो भी बताएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं IHF। ये IHF हो गया। ये जो रीजन है वो है I1, I2, इसे हम लोग बोलते हैं फिश रीजन। और ये हो गया I3। ये जो स्ट्रक्चर है ये ओरिजिन का स्ट्रक्चर है। ओरिजिन को हम लोग यहाँ पर निरूपित कर रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पर DUE है। DUE का मतलब होता है डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट, अर्थात यहां से डीएनए अनवाइंड होता है। ये ओरिजिन पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, है ना, यही डीएनए खुलता है। ये जो DUE है ये 13 बेस पेयर्स से बना हुआ है सीक्वेंस। मतलब इसका सीक्वेंस जो है उसमें 13 बेस पेयर्स हैं। अगर इन 13 बेस पेयर को देखिए तो कैसे दिखता है ये, GATC घटक, TNTT, NTTT। अगर टोटल काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 इसमें है। इसमें जो एक पॉइंट है N, ये N जो है
इस N पर कुछ भी हो सकता है, एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है या थायमिन होता है। बाकी सब जगह जो है वह फिक्स्ड है। अगर इस पूरे 13 सीक्वेंस को आप देखें तो आपको ज्यादातर AT ही दिखेगा, AT T T T T T T T, मतलब अगर देखें तो AT सीक्वेंस ही इसमें सबसे ज्यादा दिखता है। ये जो घटक सीक्वेंस ये एडेनिन है, इसमें क्या है, मिथाइल जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो है इससे हम लोग बोलते हैं DNA अनवाइंडिंग एलिमेंट, टैंडम एरे इसका नाम है। इसी जगह को हम मिटाते हैं और इसी जगह पर बाकी भी डिटेल जो है वो हम लिखेंगे। तो डायग्राम आपके सामने रहना चाहिए, आप अपने कॉपी पर इन जानकारियों को लिखते चले। मैं ऊपर नीचे इसके लिए जगह बनाता हूँ जहां मैं कुछ लिख सकूं। अब अगला जो पॉइंट आप देख रहे हैं वो है R। ये R जो है ये 5 होते हैं, 5 होते हैं। 9 बेस पेयर सीक्वेंस है ना, इसमें 9 बेस पेयर्स का ये सीक्वेंस होता है। अगर इस सीक्वेंस को देखें तो देखिए ये सीक्वेंस कैसे दिखता है, T T A और T। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो कहीं पर A होगा, कहीं पर T होगा। T N C A C C, N को घेर दे रहे हैं क्योंकि N में कुछ भी हो सकता है, एडेनोसाइन, ग्वानोसाइन, थाइमोसाइन या साइटोसाइन, कोई भी हो सकता है। ये 9 बेस पेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो R रीजन है वह 9 को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये जो तीर का निशान है ऐसा, ये रिप्रेजेंट करता है टॉप स्ट्रैंड। डीएनए में 2 स्ट्रैंड होता है ना, ये टॉप स्ट्रैंड को इंडिकेट करता है 5' to 3'। ठीक है ना, जो डीएनए बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, पैरेलल। यहाँ 5' एंड, यहाँ 3' OH एंड, यहाँ 5' फॉस्फेट एंड, यहाँ भी फॉस्फेट एंड, 3' OH एंड। इसको हम लोग तीर से ऐसे इंडिकेट किया जाता है क्योंकि रीडिंग हमेशा कहाँ से शुरू किया जाता है, 5' एंड से। तो अगर ये तीर जो है वो राइटवर्ड है तो टॉप स्ट्रैंड, अगर ये तीर लेफ्टवर्ड है इसका मतलब ये बॉटम स्ट्रैंड है, बॉटम स्ट्रैंड। तो ये ही इस सीक्वेंस को इंडिकेट करता है। और ये कैसे होता है, 5' to 3'। यह तीर का निशान अगर आप देखें R वाले में तो आपको क्या मिलेगा कि ये जो R सीक्वेंस है ये बॉटम स्ट्रैंड में है, ये भी जो R5 है बॉटम स्ट्रैंड में है, बट R2 और R4 ये कहाँ है, टॉप स्ट्रैंड में। फिर R3 जो है वो बॉटम स्ट्रैंड में। इस प्रकार से ये सभी सीक्वेंस है और हर एक सीक्वेंस में ये 9 जो हर साइट में ये 9 सीक्वेंस होता है। तो ये जानकारी हो गई R के बारे में, R1 R2 R3 R4 R5 का क्या रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये सभी सीक्वेंस हैं जहां पर अलग अलग काम होते हैं। अभी वो काम भी बताएंगे कि इस R1 से लेकर इस R4 तक एंड तक के सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं, बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट फॉर डीएनए, इसको तो ऐसे नहीं लिखना होगा, डीएनए ए प्रोटीन, डीएनए प्रोटीन। ये जो है ये बाइंडिंग साइट है जहां पर डीएनए ए जुड़ता है। डीएनए ए क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि डीएनए ए जो है यह रिकॉग्नाइज करता है, इसको रिकॉग्नाइज करता है ओरिजिन साइट को, ओरिसी को। ठीक है, ये ओरिजिन ओरिसी ही हम पढ़ रहे हैं, यहां से यहां तक क्या है, पूरा का पूरा ओरिसी साइट है। उसमें डीएनए ए जो है वह इन जगहों को पहचानता है। ठीक है,
तो ये जो जानकारी है यह अभी आर के बारे में है और जो स्ट्रैंड का एरो साइन है उसके बारे में। अब यहां पर आता है आई के बारे में कि भाई ये आई क्या है, I1 या I2 है ना, क्या है। तो I1 I2 के बारे में हम लोग कहते हैं ये जो है, सारा काम हो गया, बालकनी म्यूट कर लीजिए। ये जो है ऐसे 3 मतलब साइट्स होते हैं, I1 I2 I3। ये जो 3 साइट्स होते हैं ये डीएनए बाइंडिंग साइट, डीएनए बाइंडिंग साइट, ये जो तीनों साइट हैं यहीं पर डीएनए बाइंड करता है। और ये जो AHF या FIS या IHF देख रहे हैं एंड IFS, इन सब के बारे में हम लोग कहते हैं कि जैसे IHF के बारे में अगर कहें, एक एक करके ही लेते हैं। अगर IHF के बारे में कुछ कहना हो, इसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर। ये इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जुड़ना। होस्ट जिसका डीएनए हो, तो डीएनए पर जब कुछ जुड़ने के लिए जगह रहता है तो उसको वहां पर इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर कहते हैं। और फिस का मतलब हो गया इन्वर्जन स्टिमुलेशन, ये पिछले लेक्चर में दिए हुए हैं। ये सभी स्पेसिफिक साइट्स हैं जो कि ओरिजिन को बनाते हैं। इसमें ये DUE बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डीएनए बाइंडिंग साइट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट। इन दोनों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब एक बार हम लोग अगर समराइज करें कुछ डीएनए सब के बारे में, तो जैसे कि एक समरी है डीएनए बी हेलिकेज, डीएनए सी, डीएनए जी प्राइमेज। तो इन सब के बारे में हमें जानकारी बोलने की आवश्यकता होती है। इनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे डीएनए ए तो क्या कहता है, रिकॉग्नाइज ओरिजिन को ये पहचानता है। एंड ओपेंस डीएनए डुप्लेक्स, 2 स्ट्रैंड का डीएनए होता है, उसको ये खोलने में मदद करता है। अगर वही डीएनए हेलिकेज के बारे में देखें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए डुप्लेक्स को ये अनवाइंड करता है। अगर वहीं पर हम डीएनए सी को देखें तो इट helps DNA B to bind to DNA। ये डीएनए पर उसको काम करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। और डीएनए प्राइमेज का काम क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्राइमर्स का सिंथेसिस जो है वह डीएनए जी प्राइमेज करता है। तो ये जो है चीजें वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, इसको रखनी भी चाहिए। अब जैसे कि डीएनए ए के बारे में पिछले लेक्चर में मैंने एक खास बात को रखा था। ये जो है AAA ATPase फैमिली से बिलोंग करता है। AAA ATPase फैमिली से ये बिलोंग करता है। तो AAA ATPase फैमिली का मतलब क्या होता है, तो AAA ATPase फैमिली का मतलब होने के लिए हमें इसको थोड़ा सा देखने की जरूरत पड़ती है। AAA प्लस ATPase फैमिली, एकदम छोटी सी जानकारी इसके बारे में रखते हैं। ATPase का काम क्या होता है, ATP को हाइड्रोलाइज करना, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी in the presence of
enzyme is called ATPase. तो हम लोग इसको ऐसे कहते हैं, ATP ऐसे, तो ये ATPase कहलाता है। यह एंजाइम इसको करता है और एनर्जी यहाँ निकलता है। और ये ट्रिपल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रिपल ए जो है वो एडेनोसाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या बोलते हैं कि इन दिस प्रोटीन्स ऑफ दिस फैमिली, प्रोटीन्स ऑफ दिस फैमिली, इस फैमिली का जो भी प्रोटीन होता है इज एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड, activated or deactivated by the hydrolysis of ATP. ATP के हाइड्रोलिसिस से ये ऑन या ऑफ होता है, एक्टिवेट होता है या फिर डीएक्टिवेट होता है। यह इस ट्रिपल ए फैमिली का कंपोजिशन होता है। अगर इसको हम ऐसे एक डायग्राम करके देखें तो प्रोटीन प्लस एटीपी, ठीक है, प्रोटीन प्लस एटीपी, यहां से देखिए एक फॉस्फेट निकल गया और यहां से जो है वो एक फॉस्फेट जुड़ गया। ये जो साइकिल है, मान लो कि प्रोटीन के साथ एटीपी है जुड़ा हुआ, ये ऑन हो गया मतलब ये काम करेगा, और जैसे ही एडीपी हो गया तो ये ऑफ हो गया। इस प्रकार से ये जो परिवार होता है वो काम करता है। इस परिवार में कौन कौन से पॉपुलर एग्जांपल्स हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं? यदि हम एग्जांपल्स की बात करें तो पहला है डीएनए ए प्रोटीन, दूसरा इसका एग्जांपल है डीएनए सी प्रोटीन, डीएनए सी भी इसी परिवार का है। तीसरा जो है क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स, आपने देखा होगा डीएनए पॉलीमरेज में क्लैंप लोडिंग कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें क्या होता है टाउ 2 गामा डेल्टा डेल्टा डैश डेल्टा 1, ये तीनों जो है वह इसी ट्रिपल ए एटीपीएज फैमिली का हिस्सा है, ठीक है। और इनके काम करने से ये होता है। अब थोड़ा सा इन्हीं प्रोटीन्स के रिलेवेंस में थोड़ा काम भी हम लोग को देखना चाहिए। अब जैसे क्या देखो, ये एक डीएनए है ये, ठीक है, देखिए ये एक डीएनए है। इसका ये जो साइट है यहां से लेके यहां तक वो ओरी सी साइट है, यहां से यहां तक ओरी सी साइट है, मतलब ये एरिया से ये एरिया तक ये ओरी सी साइट है पूरा। ज्यादा इसको हम थोड़ा सा ऐसे कलर भी कर दें, ये जो है इसका ओरिसी साइट। अब क्या है, अब यहां पर इसको पहचानने के लिए डीएनए ए आएगा। देखिए डीएनए ए, इसमें चूंकि एटीपी भी रहता है, एटीपी ऐसे 8 मॉलिक्यूल्स हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डीएनए ए और ये जो डार्क कलर है वह है एटीपी। ऐसे 8 मॉलिक्यूल बाइंड्स टू ओरिजिन, ये ओरिसी को पहचानता है और वहां जाकर जुड़ता है। अब जैसे ही वहां आकर ये 8 जुड़ा, देखिए कैसे हालात में बदलाव आता है। हम्म, देखिए
और ये ओरिजिन का पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8 जो है ऐसे वो यहाँ जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 7, एक और यहाँ 8, सब में ऐसे लगा हुआ है। 8, तो ये जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ है 8। और अब यहाँ क्या हो गया, ये हो गया वो रीजन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट। ये खुल गया ये अनवाइंड हो गया। अब जैसे ये थोड़ा सा ओपन होता है, इस पर डीएनए बी हेलिकेज जो है, डीएनए बी हेलिकेज वो आकर इस पर जुड़ता है। अगर डीएनए बी हेलिकेज देखेंगे तो डीएनए बी हेलिकेज के साथ डीएनए सी भी रहता है, क्योंकि मैंने बताया कि डीएनए सी क्या करता है, डीएनए बी को लोड होने में मदद करता है। ये मैंने बताया है, देखिए ये डीएनए बी और ये डीएनए सी डीएनए बी को बाइंड करने में मदद करता है। अब जब ये डायग्राम आ गया तो अब क्या हो जाएगा कि अगर आप देखें तो डीएनए बी हेलिकेज कैसा दिखता है, रिंग बना दें, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बीच में रिंग है और ये रिंग के चारों तरफ 6 पेप्टाइड है, ठीक है। और इसमें हम सी भी दिखाना चाहते हैं, सी भी दिखा देते हैं। ये जो रेड कलर का देख रहे हैं ये सी है, दिस इज डीएनए सी, दिस इज डीएनए बी। और ये जाकर बाइंड कर जाता है किस पर, ये बाइंड कर जाता है इसके, एक, बहुत बढ़िया, ऐसे ही इससे बाइंड करता है। अब देखिए कैसे बाइंड करता है, यहाँ इसके चारों तरफ ये कॉइल हो गया, 1 2 3 4 5 और पीछे से 6, ये 6 के 6 जो है इससे बाइंड हो गया। और यहाँ पर तो ऑलरेडी है ही, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके 8 है। तो इस प्रकार से यह पूरा प्रोसेस जो है वह शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि डीएनए बी हेलिकेज प्लस डीएनए सी, और डीएनए सी के साथ क्या होता है, एटीपी, क्योंकि ये ट्रिपल ए परिवार से है। तो आप देखें डीएनए ए के साथ भी एटीपी है, ट्रिपल ए एटीपी एटीपी परिवार से है, डीएनए सी भी इसी परिवार से है, तो डीएनए सी ट्रिपल ए एटीपीएस परिवार का इंडिकेशन है। देखिए 8 डीएनए ए एटीपी, 8 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, assembles to form a helical complex। ये चारों आते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है ना। और कहाँ जुड़ते हैं, अराउंड आर एंड आई साइट्स। पढ़ाया गया है आर एंड आई साइट्स, देखिए ये आर एंड आई साइट्स पर जाके जुड़ता है, ठीक है। और जो इसका एटीपीएज है वो इसको एक्टिव और इनएक्टिव करेगा, मतलब ऑन ऑफ करेगा, ठीक है ना। ये आर साइट और आई साइट पर जुड़ने का मतलब क्या है, इस प्रोटीन का इन दोनों के साथ हायर एफिनिटी, इसलिए यहां पर जुड़ते हैं, ठीक है ना। डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, टेक्स प्लेस कहां पर होता है, एट डीएनए अनवाइंडिंग एलिमेंट,
जो होता है एटी रिच, वहां पर ये उसको खोलता है, ठीक है। और डीएनए बी एंड डीएनए सी एटीपी loads on the lagging strand of DUE region। अब जहां खुला, ये डायग्राम है, पिछला डायग्राम, वहां लैगिंग स्ट्रैंड जो होगा उस पर ये जुड़ जाता है। हमेशा याद रखें, डीएनए बी हेलिकेज इनएक्टिव है, ठीक है। लेकिन जैसे डीएनए बी हेलिकेज के साथ डीएनए सी एटीपी जुड़ जाए, ये क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। ये जो साइंस है इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और 8 ऐसे चीजें जो है आपस में जुड़कर इसको एक्टिव करती है, ठीक है। 8 एटीपी चाहिए आपको, 8 डीएनए 8 एटीपी चाहिए। देखिए, ये जो कहता है कि भाई हम लोग जब ओरिजिन पर ध्यान देते हैं तो हमको बहुत सावधानी से ध्यान देना चाहिए। इसलिए अगर थोड़ा सा भी वहां पर कुछ गड़बड़ हुआ, फिर सारा मामला जो है वो पलट जाता है। ये जो जानकारी थी, ये ओरिजिन के बारे में जानकारी थी।